हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू KNS क्लासेस। और अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना विक्ट्री बैच, जो कि क्लास 10th एंड 12th के लिए बनाया गया है। इसके अंदर अपन हर एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके असाइनमेंट्स नोट्स वगैरह चाहिए तो आप अपना जो भी आईडी वगैरह है वो डिस्कॉर्ड पे लॉगिन करके और डिस्कॉर्ड से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ आपको वन शॉट के एकदम बढ़िया नोट्स असाइनमेंट वगैरह सब कुछ अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आप ये देखिए कि ये एक वन शॉट है, यानी रिवीजन शॉट है। ठीक है, रिवीजन चलेगी यहाँ पे। तो इससे पहले आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, दिसंबर चल रहा है तो जाहिर सी बात आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अपन देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ पे बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर होता क्या है। ठीक है भाई, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी अगर चेंज होता है तो वो दो प्रकार का होता है, या तो वो फिजिकल चेंज होगा और या तो वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं केमिकल चेंज की। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब केमिकल चेंज में अपने को पता है क्या होता है यहाँ पे कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, अब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे तो जाहिर सी बात है भाई, दो चीज़ें मिलेगी तभी तो कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें क्या होती है किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स मिल के एक नया कोई भी सब्सटेंस बनाएंगे उसको अपन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे कि एक रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि हमेशा क्या होगा कॉमन रिएक्शन के अंदर कि रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट क्या होते हैं, दोज सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जो न्यू सब्सटेंस आपको ऑब्टेन्ड होंगे। ठीक है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे नए, उनको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो ये चीज़ हो गई। तो अपन क्या करते हैं मेनली इस चैप्टर के अंदर केमिकल चेंजेस को ही पढ़ते हैं, जिसमें अपने पास कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं। और जनरली एक कॉमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपने पास रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट अपने पास वो सब्सटेंस हो गए जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और नए सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आज अपन कवर करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल दो या रिएक्शन बोल दो। तो केमिकल दी हुई किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करोगे वो अपन यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद अपन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस कितनी प्रकार की होती है, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप अपन को पढ़ने हैं कि केमिकल रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है। अभी आपको बोला ना कि भाई एक कॉमन रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट होते हैं, और वो फिर कंबाइन होकर क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट बनाएंगे अपने पास। ठीक है, तो ये जो अपने कॉमन रिएक्शन लिखी है ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो अपन को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले अपने पास है एडिशन रिएक्शन, या फिर उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन यहाँ पे इसको बोलेंगे। ये चीज़ हो गई। सेकेंड अपन यहाँ पे पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ आपको वही केमिकल रिएक्शन करवाई जाएगी जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अलग अलग नाम होते हैं बस इनके, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और उसके बाद अपने पास आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे अपने। और उसके बाद अपने पास यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको पढ़ने होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो कि एकदम सिंपल है। और उसके बाद अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ वैसे ये आपके बुक के अंदर दी हुई नहीं है, पर एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपके इसकी पूछी है डेफिनेशन और एग्जांपल, तो ये अपन यहीं पे कवर करेंगे साथ में। और साथों अपने पास यहाँ पे रहेगा आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड बेस में होती है, पर यहीं अपन इसको साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अपन यहीं कवर करेंगे। तो ये अपने पास टोटल रिएक्शन हो गई 7। हालांकि इसके अलावा भी होती है, जैसे स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। मेनली आपके जो सिलेबस में थी वो है एडिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वो 7 केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जो कि मैंने ये कॉमन रिएक्शन लिखाई थी उसी के प्रकार है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब अदर कोई टॉपिक है तो वो आपके बचते हैं, एक तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, अब ये जो 2 टॉपिक है ना, ये आप क्या करोगे, बुक से पढ़ लोगे। कोरोजन आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि जैसे रस्टिंग लगना, लोहे पे जो रस्ट होती है ना वो हो गई, तो वो क्या करती है, आयरन की सरफेस को ख़राब कर देती है। ठीक है, बेसिकली तो ये चीज़ हो गई, तो वो कोरोजन कहलाती है। या फिर कोई भी मेटल की सरफेस अगर एयर के संपर्क में आने से ख़राब हो जाती है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। बचने के लिए आपने देखे होंगे गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ग्रीस ऑयल वगैरह ये लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, वो आपको बुक से पढ़ लेना, आपको हो जाएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है। और रेंसिडिटी क्या होती है, फूड मटेरियल का ख़राब हो जाना। ठीक है, जिसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं अपने पास। जैसे कि आपके एक क्वेश्चन आ सकता है कि फैट, ठीक है, फैट को अगर अपन देखें तो फैट को रेंसिडेट करने के लिए अपने पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उनका। ठीक है, ये आप थोड़ा एक ध्यान रखिएगा। फैट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ख़राब करने में जिम्मेदार कौन होती है, ऑक्सीजन वगैरह ये सारे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आप टॉपिक है वो पढ़ेंगे बुक से, और बाकी टॉपिक है वो अभी अपन स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, और उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे और ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कॉर्ड पे अपने अवेलेबल है, लिंक पे ज्वाइन करके, और वहाँ से वो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि वीकली टेस्ट भी होता है संडे और सैटरडे को, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके और वो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 मंथ के अंडर होगा, पूरा का पूरा सिलेबस है वो 1 महीने के अंदर अंदर आपके करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये इतना देख लीजिए, उसके बाद है वो अपना आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब अपने आगे चलते हैं, जिसके अंदर अपन को सबसे पहला टॉपिक कवर करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बैलेंसिंग सीखते हैं, बैलेंसिंग एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करते हो तो कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड है आपके पास, ABCD मेथड। ठीक है, ये है, मैं तो ज़्यादा इसी को प्रीफर करता हूँ क्योंकि इससे 100% आपके क्या होता है, रिजल्ट जल्दी भी आता है। ठीक है, और कहीं पर भी आपकी अड़चन नहीं आती। एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, यानी पूर्व अनुमान विधि। तो ये 2 मेथड है, जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। ठीक है, सरल सा एकदम, जैसे मान लो मैंने लिखा H2 + I2 टू गिव HI। ठीक है, बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आपको हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, यानी कि जितने एटम आपके रिएक्टेंट साइड पे है उतने ही आपके राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड के एटम है वो राइट हैंड साइड के एटम के बराबर होने चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में, फिर अच्छे से 1-2 एग्जांपल इसके और कर लेंगे। जैसे H2 + I2 और HI है। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 1, बराबर नहीं है, बराबर करनी है। यहाँ आयोडीन कितनी है, 2, यहाँ आयोडीन कितनी है, 1 है। तो आयोडीन को बैलेंस कैसे करोगे और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करोगे, देखो सीधा सा है। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, अपन पहले पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, मेरे को पता था कि यहाँ हाइड्रोजन 2, आयोडीन 2, यहाँ 1-1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
और इनकी जो स्टेट्स होती है भाई ये किस स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में, या एक्वस में, तो अपन इसके क्या होते हैं कि इसके नीचे ब्रैकेट के अंदर इसकी स्टेट लिखते हैं, ठीक है। सिंबल होता है जैसे गैस के लिए होता है G, लिक्विड के लिए होता है अपने पास L, और सॉलिड के लिए अपने पास होता है S, ठीक है। जैसे H2 है वो गैस है, I2 है वो एक गैस है, और HI भी एक गैस है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं साथ में। जैसे मान लो अपने पास है H2 + O2 टू गिव्स अपने पास है H2O। अब इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 2 वहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 वहाँ 1। अब अपन को इसको बैलेंस करना होगा। कैसे करोगे, देखो O2 यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 × 2 = 4 हो गई, ठीक है भाई। हाइड्रोजन यहाँ 2 थी, अब आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो जाएगी। अब यहाँ कितनी है, 2, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4, ये 4, ऑक्सीजन 2, वहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गई, ठीक है। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्स अगर कोई रिएक्शन आती है तो इसमें थोड़ा क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है। जैसे कि मान लो मैं ये ABCD मेथड आपको बताता हूँ। देखो H2 + I2 टू गिव्स 2 moles ऑफ ये HI है मान लो, ठीक है। अब इसको मान लो अपन को करना है ABCD मेथड से, तो हर एक के कोफिशिएंट के आगे, इनके आगे A, B और C लिख दीजिए, हर एक के आगे। बस प्लस है, उससे पहले A लिख दो, प्लस के बाद B लिख दो, उधर की तरफ C लिख दो, प्लस होता तो आगे D लिख देते, ठीक है। ऐसे करना है। अब हाइड्रोजन को पकड़ लो, हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद यहाँ हाइड्रोजन 2 है और आगे कितना लिखा हुआ है A, तो 2 × A कितना हो जाएगा, 2A। और यहाँ हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, वहाँ कितने है, 1 है, ठीक है। 1 × C कितना हो जाएगा, C। तो अपन को इन दोनों को बराबर लेके आना है, तो = सिंबल लगा दो, और राइट हैंड साइड में जितने एटम है वो अपने पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब आयोडीन के लिए देखो, आयोडीन कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 × B कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, = यहाँ पे कितने अपने पास आयोडीन 1 ही है, तो = C हो गया। अब देखो इन दोनों में जो ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे कि A यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 बार, B भी 1 बार आ रहा है दोनों में, और C 2 बार आ रहा है। जो ज़्यादा बार आता है उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, यानी 1 मान लो, C = 1। C को 1 पुट करते हैं, देखो कितना आएगा, 2A = C की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपने पास, पुट कीजिए, तो 2A = 1, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2B = क्या हो जाएगा, C, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या हो जाएगा, 2B = C की वैल्यू अपने पास कितनी रखी है, 1, तो B की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब ये A और B की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ½ H2 + ½ I2 = क्या हो जाएगा अपने पास HI। पर हाफ आप में अच्छी नहीं लग रही, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ये लो, मैंने यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा, H2 + I2, भाई 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो H2 बचेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, I2 हो जाएगा, और यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 HI। ये लो, ये बैलेंस हो गई। अब आप कहोगे तब माथा पड़ी आपने की ही क्यों, जब यहाँ से डायरेक्ट अपने पास आंसर आ रहा था। मैंने आपको बस ये समझाया है कि ABCD मेथड कैसे लगाना है और हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाना है, ठीक है। ये समझाने के लिए था बस। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है ना, तो उसमें आप हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा सीन हो जाए तब आप ABCD मेथड लगा दो। नॉर्मल अगर आंसर आ रहा है तो हिट एंड ट्रायल से लगा दो, ठीक है। जैसे अपन इन दोनों एग्जाम्पल में हिट एंड ट्रायल लगाया, पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया कि ABCD मेथड कैसे काम में लेना है, ठीक है। कोफिशिएंट के आगे A B C D ऐसे लगाते जाओ आप, ठीक है। फिर एक एक एटम को पकड़ते जाओ। हाइड्रोजन है और आयोडीन 2 ही है ना यहाँ एटम, तो पहले मैंने हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन 2 थे, तो 2 × A 2A हो गया, = C हो गया। अब ऐसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 × B, ठीक है, तो 2B हो गया। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 1, तो 1 × C, तो C हो गया। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो = का सिंबल लगा दो। अब यहाँ पर देखो आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे 2B हो जाएगा, और यहाँ आयोडीन 1 ही है, तो 1 × C आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए। जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको 1 मान लो, फिर इक्वेट कर लो। अगर 1/2 3/2 ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब अपॉन में कुछ आ रहा है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करवा दो ताकि रिएक्शन एकदम सिंपल बन जाए। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। अब जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाली लेता हूँ। देखो जैसे कि मान लो मैंने CH4 मीथेन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 + H2O बनता है। अब इसको आप अगर हिट एंड ट्रायल से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप इसको ABCD से करो। मैंने A लगाया, यहाँ B लगा दिया, यहाँ C और यहाँ D। हर कोफिशिएंट के आगे A B C D ऐसे अलग अलग वेरिएबल लगा दो। अब एक एक एटम को पकड़ो। जैसे मैंने कार्बन को पकड़ लिया। अब कार्बन को पकड़ने के बाद कार्बन 1 है, 1 × A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ कार्बन है क्या, नहीं, वहाँ कितने हैं,
वहाँ भी कार्बन एक है, बस CO2 में है, और उसके आगे मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है, C, यानी 1 इंटू सी कितना हो जाएगा C, और दोनों को बराबर लेके आना है तो मैंने बराबर का सिंबल लगा दिया। अब हाइड्रोजन को ले लो। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 है, 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। यहाँ कितने हैं 2, देखो H2O में 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 इंटू डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट रहा है ये, तो 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन को लोगे तो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 इंटू बी, ठीक है, तो 2B हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ आ जाओ अपने पास, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इंटू सी कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। प्लस यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इंटू डी कर दो, तो ये हो गया आपके पास क्या, ऑक्सीजन के लिए अपने पास ये इक्वेशन हो गई, कार्बन के लिए ये, और हाइड्रोजन के लिए ये। अब इन तीनों में देखो जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको 1 मान लो। जैसे A और A इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। B केवल इसी में आ रहा है, तो B को तो लेना ही नहीं है। और C 2 बार आ रहा है, और D भी 2 बार आ रहा है, यानी A, C और D इनमें से किसी एक को आप 1 मान लो। मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे A को 1 मान लिया। A को 1 मानने के बाद आप वैल्यू पुट करो। देखो A और C तो बराबर है, तो C की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से D की वैल्यू भी निकाल लो। ठीक है, 2A इक्वल टू D है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू A की वैल्यू 1 है, तो D की वैल्यू हो गई 2। बची अब अपने पास C की वैल्यू, तो C की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लो। क्या है अपने पास, 2B इक्वल टू 2C प्लस D, 2 इंटू D की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 2 इंटू C की वैल्यू 1 है, और D की वैल्यू 2 है। यहाँ से 2B इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो B इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रही है ना बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो अब इन सब की वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में रखो। देखो A की वैल्यू कितनी थी अपन ने मानी है, 1 मानी है, तो यहाँ तो हो जाएगा CH4 प्लस B की वैल्यू आपने यहाँ पे कितनी ली थी, सॉरी कितनी आई है आपके पास, 2 आई है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, C की वैल्यू अपने पास है 1, तो यहाँ तो CO2 ही होगा। प्लस D की जगह अपने पास कितना है, D आया है 2, तो 2H2O हो गया। ठीक है, ये अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, वहाँ भी कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो 2 यहाँ पे और 2 वहाँ पे, 4 बैलेंस है ना ये, तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो कोई हाइयर हाइड्रोकार्बन ले ले, तो उस पर आपको क्या होगा, 11, 17 ऐसा कुछ दिखेगा, तो वहाँ आप क्या है, हिट एंड ट्रायल में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। थोड़ा बहुत मतलब ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा ये, तो आप ABCD मेथड का यूज़ करो, एकदम आंसर है वो फटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें ABCD मेथड का। ठीक है, तो नोट कर लो पहले आप ये, इसको सही ढंग से देख लो। अब अपने आगे देखते हैं जिसके अंदर 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना, बैलेंसिंग पे। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपने इस पे। जैसे कि मान लो अगर आपको ये दे दिया कि C4H10 और इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देते हो तो CO2 प्लस H2O बनता है। अब हिट एंड ट्रायल से करोगे तो करने बैठ जाओगे, आपके पास आंसर बहुत लेट आएगा, तो इसलिए आप ABCD मेथड लगा दो, A, B, C एंड D। हर कोफिशिएंट के आगे क्या करो, अलग अलग वेरिएबल लगा दो। अब एक एक एलिमेंट को पकड़ो, जैसे कार्बन को ले लिया, तो कार्बन अपने पास 4 है, और आगे कितना लिखा हुआ है, A, तो 4 इंटू A। ठीक है, और कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन 1 है, कितना है, C हो जाएगा। भाई 1 कार्बन है, 1 इंटू C हो जाएगा ना, और दोनों को बराबर लाना है अपन को, तो 4A बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब आपने हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, और कितने आगे A, तो 10A हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन और नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, और आगे D लगा हुआ है, तो 2D हो जाएगा, और इन दोनों को बराबर लेके आना है। और इसको आगे आप कट करके भी लिख सकते हो वैसे, जैसे 5A इक्वल टू D हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आप क्या करो, इसमें ऑक्सीजन को उठा लो। ऑक्सीजन अपने पास यहाँ 2 है, 2 इंटू बी कितना हो जाएगा, 2B इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इंटू C 2C हो जाएगा, और वहाँ पर हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा। और अब आप देखो ज़्यादा बार कौन है, A 2 बार है, ठीक है, B 1 बार ही है, C 2 बार है, और D 2 बार है। यानी किसी को भी आप ले लो, पर B को 1 नहीं लेना है, तो A को ले लो 1। A को 1 लेते, देखो C इक्वल टू 4A है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1 कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी C की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, उसके बाद अपने पास 5A इक्वल टू D है, तो 5A इक्वल टू D, तो यहाँ से 5 इंटू 1 ले लो, A की वैल्यू 1 लिए ना, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ऐसे ही अपने पास A की, B की नहीं आई, C की आ गई, और D की आ गई। B की निकालो यहाँ से, 2B इक्वल टू 2 इंटू C की वैल्यू कितनी आई है, 4 प्लस D की वैल्यू 5,
तो 2b इक्वल टू 8 + 5, तो 2b इक्वल टू 8 और 5 कितने हो गए अपने पास 13। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। अब इनकी वैल्यू है वो आप रखते जाओ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रखो तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आपने 1 ली थी तो C4H10 प्लस b की वैल्यू आई है 13/2 और 2, और ये यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास आई है 4, तो 4CO2 आ गया, और d की वैल्यू आपके पास आई है 5, तो 5H2O हो गया। बस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे आप, 2 से करवा देंगे भाई, अपॉन में 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2C4H10, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 13O2, और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 × 2 दोनों तरफ कराओगे तभी बराबर होगा ना, तो ये चीज़ है, तो 4 × 2 8 हो गया, तो 8CO2, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10H2। अब देखो बराबर हो गया क्या, यहाँ पे अपने पास कार्बन हो गए 8, वहाँ भी 8 है, हाइड्रोजन हो गए अपने पास 20, वहाँ पर भी 20 है, ऑक्सीजन हो गई 26, और यहाँ पे 8 और 16 और 10 26, ठीक है, तो ये अपने पास इक्वल हो गया। तो तभी मैं बोला था यहाँ 13 8 10 2 ऐसा आएगा, तो हिट एंड ट्रायल से हो नहीं पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से अपन क्या कर दिया, एक सिंपल वे ढूंढ लिया, ABCD मेथड। देखो एक बात है, अगर डायरेक्ट आपके पास है बैलेंसिंग हो रही है हिट एंड ट्रायल से, तब तो हिट एंड ट्रायल से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यार कॉम्प्लेक्स है ये अपने से, ये हिट एंड ट्रायल से होगी नहीं, क्योंकि देख के पता लग जाएगा वो तो, ठीक है, कि भाई 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कराना है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो वो सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ABCD मेथड का यूज़ कर लो, एकदम सिंपल है, हर एक कोफिशिएंट या के अलग अलग वेरिएबल लगा दो ABCD, ठीक है, फिर एक एक एलिमेंट को उठाओ, कंपेयर करते जाओ कितने हैं, ठीक है, और उसको फिर बराबर करके, और जो जितनी बार आता है उसको 1 लेके सॉल्व कर दो, अगर अपॉन में कुछ आ रहा है 2 4 तो उससे मल्टीप्लाई करा के और आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंसिंग। अब अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको सही ढंग से देख लीजिए, बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अपने आगे चलते हैं, जिसके अंदर अपन को पढ़ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहली अपने पास है एडिशन रिएक्शन, या फिर इसी को ही आप क्या बोलते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। अब इसमें देखो अपने पास क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है अपने पास कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे AB बना लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये कोई दूसरा रिएक्टेंट है, ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये मिल के मान लो इन्होंने क्या कर लिया, सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। जैसे ये A है, ये B है, तो ये AB हो गया, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म एन सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट अगर बना लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन में आप देख रहे हो एक नया बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, और नए बॉन्ड्स बनेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हीट वगैरह एनर्जी वगैरह क्या होती है, बाहर निकलती है, तो ये एक प्रकार से एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप यहीं पे मैं समझा देता हूँ, देखो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि हीट बाहर निकलना, ठीक है। तो ये हीट यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है, यानी हीट को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। यहाँ से याद रखो, EX का मतलब एग्जिट करना, एग्जिट यानी बाहर, तो हीट क्या होती है यहाँ पे बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा अपने पास, हीट गेन होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक में यहाँ पे हीट क्या होती है, गेन होती है, यानी हीट को क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना, एंडोथर्मिक मतलब हीट ले लेना, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्सोथर्मिक में जैसे कि आप क्या ले सकते हो इसके अंदर, जिसमें हीट बाहर निकलती हो, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल हो गया ना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाओगे तो हीट बाहर निकलेगी, इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, नए बॉन्ड बनते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, और यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड हीट रिलीज़ करते हैं, तो हीट रिलीज़ करते हैं तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा,
ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट गेन होती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल दो तो ये क्या होता है, NH4+ एक्वस के अंदर, और अपने पास Cl- ये भी एक्वस के अंदर। ये तो लिक्विड होगा और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, हीट है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने पास होता है। अब इसके एग्जांपल आप है वो बहुत सारे यहाँ दे सकते हो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अपने पास आप बोल सकते हो कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे H2 + O2 टू गिव H2O, तो यहाँ आधा लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे H2 + I2 टू गिव HI। ठीक है, अब यहाँ हाफ लगा दो, तो ये चीज़ हो गई। पर बनाना सिंगल प्रोडक्ट है, कहीं आप यहाँ पे ऐसे मत कर देना जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया तो फिर 2 बन गए ना। ठीक है, वैसे सिंगल टाइप के रहेंगे पर सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसलिए मैंने हाफ यहाँ लगाया था। अब आप यहाँ पे आप और देख सकते हो, कोई एग्जाम्पल जैसे और ले सकते हो, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, एक यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाएगा, तो CH3 तो यहाँ देखो 2 अलग अलग हो गए ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल + हाइड्रोजन, तो ये बनाता है अपने पास वेजिटेबल घी बनाता है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो सेकेंड रिएक्शन अपने पास हो जाएगी। देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने यहीं कवर करा दी। सेकेंड है अपने पास क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब हो गया, देखो इसका उल्टा हो गया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अब रिवर्स प्रोसेस कैसे होगा आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक कोई भी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। भाई इसमें क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा बस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो, देखो एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे आप टाइप पढ़ो इसके। 3 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, 3 कैटेगरी बना देते हैं इसकी। एक होता है थर्मल, ठीक है, दूसरा यहाँ पे होगा अपने पास फोटोलिटिक, ठीक है, फोटोलिटिक, और तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल। तो ये 3 प्रकार की डीकम्पोजिशन होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रिकल। देखो अगर किसी चीज़ को आपको तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, साफ बात है। ठीक है, एनर्जी दोगे यानी वो एनर्जी गेन करेगा, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें आपको हीट बाहर से देनी पड़ती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हीट अपने आप बाहर निकल रही थी, पर यहाँ देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक हो गया। भाई कहा ना कि जहाँ पे गेन होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे नहीं, यहाँ पे बॉन्ड्स क्या होंगे, आर ब्रेक डाउन, यहाँ पे बॉन्ड्स टूट जाएंगे। किस में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो आप यहाँ पे एनर्जी 3 प्रकार से दे सकते हैं, या तो थर्मली दे दो, हीट दे दो उसको, या तो फोटोलिटिक हो गया जिसमें सनलाइट का अपन क्या करते हैं, एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब थर्मल में जैसे कि अपने पास एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बड़ा फेमस एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलती है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या था, सिंगल रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट में टूट गया, तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया। और इस डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। ये जो ट्राइंगल बनाया ना छोटा सा ऊपर एरो के, इसका मतलब है हीट करना, क्योंकि थर्मल है, थर्मल का मतलब होता है हीट देना। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, बड़ा फेमस ये भी है, लेड नाइट्रेट। इसको अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो ये लेड ऑक्साइड NO2 और यहाँ पे O2 के अंदर टूट जाता है। बड़ी फेमस रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये एज ए क्या होती है, लैब के अंदर जब अपन वेरिफिकेशन करते हैं ना थर्मल डीकम्पोजिशन का, तब ये रिएक्शन करवाते हैं। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड अपने पास निकलता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, और लेड नाइट्रेट है, ये आप जैसे गर्म करोगे तो PbO में ब्रेक डाउन होगा। NO2 नाम की क्या होती है, यहाँ पे ब्राउन गैस आपको मिलेगी। ठीक है, ब्राउन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन अपने पास मिलेगी। ऑक्सीजन का वेरिफिकेशन आप इंसेंस स्टिक, यानी कि आप बोल सकते हो कि
अगरबत्ती को जैसे टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो टेस्ट ट्यूब में डालते ही अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अगरबत्ती है वो जलने लगेगी, ठीक है। तो जिससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस अपन को पता लग जाएगी, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन अगर जलने वाली होती है, कंबसन वाली, तो उसमें अपने पास क्या होता है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी कि जलने वाली जितनी भी अपने पास होगी ना, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वहाँ आपको देनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन की आपकी सप्लाई ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि जितनी भी कंबसन रिएक्शन है वो सारी इस कैटेगरी में आती है, एक्सोथर्मिक में, ऑल टोटल जितनी भी है, ठीक है। फोटोलिटिक में क्या होगा, सनलाइट का यूज़ होता है एज ए एनर्जी सोर्स। तो फोटोलिटिक में क्या होगा, सनलाइट को अपन एनर्जी सोर्स के जैसे मानेंगे। इसके दो एग्जांपल बड़े फेमस है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट का सिंबल होता है एच न्यू, ठीक है। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, न्यू होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एच न्यू हो गया, तो यहाँ पे Ag प्लस Cl2 हो जाएगा, ठीक है। ये टूट जाएगा। Cl2 होती है वो पेल येलो कलर की गैस होती है, ठीक है। ये ध्यान में रख सकते हो आप। सेकेंड अपने पास हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड को एच म्यू की प्रेजेंस में अगर आप इसको सनलाइट में रखोगे तो ये Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। अब ये अपने पास जो Br2 है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। ब्राउन कलर की गैस होती है। और Cl2 होती है वो पेल येलो होती है। Cl2 पंजेंट स्मेल की भी होती है, यानी जैसे इसको सूंघोगे नाक जलने लगती है, ठीक है। तो पंजेंट स्मेल यानी तीखी स्मेल होती है। अब इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डालते ही अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है ना वो यहाँ पे अपने यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि वाटर को तोड़ने में, ठीक है। जैसे H2 है तो H2 में जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट लगाओगे तो ये H2 प्लस O2 गैस में टूट जाएगा। जैसे आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड में इलेक्ट्रिक करंट लगाओ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ब्रोमाइड गैस अलग हो जाएगी। सिंपल है ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शन आपको पढ़ाई है, एडिशन, डीकम्पोजिशन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। एक्सोथर्मिक है क्योंकि जब 2 चीज़ कंबाइन होगी ना तो वो कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगी, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा दिए। डीकम्पोजिशन में जैसे रिवर्स प्रोसेस होता है एडिशन का, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, अपने पास सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है। अब टूटेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे तो यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी। थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रिकल इसके 3 मेन टाइप है और इनके आप 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ध्यान में रखिए और ये आपका हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक में हीट गेन होती है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे फॉरवर्ड क्या ये अपने पास आगे की रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो 3 तो अपन ने पढ़ ही ली। अब अपन आते हैं चौथी रिएक्शन की तरफ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को हटा के और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाए तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें देखो केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट को कैसे बोला गया है कि द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बस इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक कोई भी AB नाम का रिएक्टेंट है और ये मान लो मेरे पास क्या है, C नाम का एक रिएक्टेंट है। मान लो C अंदर आ जाए, B बाहर चला जाए, कुछ आपको ऐसा सीन नहीं दिखेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो AC और B क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि C ने B की जगह ले ली और B बाहर चला गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। होता है ना कि जिसमें ज़्यादा दम होता है वो उसको खींच के बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, बस उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अपने, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के टर्म्स में बात हुई है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे आप एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको ध्यान में रखो और आप ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, देखो
एलिमेंट को अपनी रिएक्टिविटी के आधार पे यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ऐसे याद रख लो, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ऊपर रखे हुए एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ एक, तो याद कैसे करो इसको, ऐसे याद कर लो, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, और यहीं से स्टार्ट कर दो, हाई कोल्ड है आपका, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, फिर यहीं से स्टार्ट कर दो, हाई कोल्ड है आपका, ठीक है। HgAgAuPT, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो आप। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और इसमें मान लो मैंने जिंक डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जिंक और कॉपर देखो कहाँ है, जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा, ठीक है। तो जिंक अपने पास देखो ऊपर है ना, ठीक है भाई, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिखा है, मतलब ये है कि कॉपर है, ठीक है। ये पूरी सीरीज इसके नीचे आएगी, तो ये चीज़ है। तो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, ठीक है। तो जिंक मोर रिएक्टिव हो गया, कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यानी जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये होती है कलरलेस। जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, पानी जैसा रंग होता है। अब कॉपर सल्फेट का ब्लू रंग होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल या नीला तोता भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जिंक सल्फेट में कॉपर डालने पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो? नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव अंदर बैठा है और बाहर लेस रिएक्टिव है। तो ऐसा तो मैंने नहीं लिखा, मैंने तो लिखा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। अब लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को थोड़ी करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब अपन आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने AB प्लस CD लिख रखा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट करा दो। मान लो इसमें आ गया मेरे पास AD, ठीक है, और यहाँ पे हो गया CB, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना भाई। एक बार तो क्या हो गया कि C ने यहाँ पे D ने क्या की, B की जगह ले ली, और B ने क्या किया, D की जगह ले ली। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया ना यहाँ पे। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको बोलते हो आप डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल देखो, आपको एक आसान तरीके से बताते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है NaCl प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप क्या करो, पहले इनको आयन में तोड़ दो। ये 9th में आपने पढ़ा होगा, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, इस पे +2, इस पे -2। अब प्लस वाले को माइनस के पास भेज दो, माइनस वाले को प्लस के पास भेज दो, और रिएक्शन करवा दो। जब Na है, देखो Na+, थोड़ा याद दिला देता हूँ 9th की कहानी। Na+ SO4 -2 के साथ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ पे होगा, तो Na2SO4 बन जाएगा। तो Na2SO4 और Mg+2 और Cl-, तो 2 1, ये इधर, तो क्या बनेगा, MgCl2 बन जाएगा। तो प्लस में क्या हो गया, MgCl2। बस ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक आपको बता दिया, जैसे कि ये मान लो आप कि HCl प्लस NaOH इसकी रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, H के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1, यहाँ +1, यहाँ -1, प्लस वाले को माइनस के पास, माइनस वाले को प्लस के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब इसको ऐसे में लिखना है HOH को H2O बोलते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसको अपन डिस्प्लेसमेंट और वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान में रखोगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा यहाँ पे, चलो एक एग्जांपल और ले लो, कैल्शियम क्लोराइड, और इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं सोडियम। मान लो सोडियम और कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम कहाँ है, ये नीचे है, और सोडियम का है ऊपर है। तो ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो Na अंदर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा NaCl
और बाहर क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। बस सिंपल, बैलेंस कर सकते हो आप इसको। क्लोरीन यहाँ 2 है, वहाँ पे 2 लगा दो, सोडियम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बस हो गया बैलेंस। अगर ऐसा आपको बोल दे कि NaCl में कैल्शियम डाल दिया तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि बाहर क्या है, लेस रिएक्टिव, अंदर मोर रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार होता है, बस आइंस का एक्सचेंज करना है, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। हाँ, तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे, जो कि यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, तो उसको अपन बोल दें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी क्या होता है, एक एसिड की और एक बेस की रिएक्शन होती है ना, तो कोई एक सॉल्ट बनता है और H2O बनता है, ठीक है। बस इसी रिएक्शन को आप क्या बोल देते हो, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे अभी अपन ने देखा था ना, HCl प्लस NaOH की रिएक्शन, तो क्या बना था, NaCl प्लस H2O। तो बस ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन का, सिंपल है। उसके बाद आप देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, देखो, हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें उल्टा कर दो, ठीक है। इसमें उल्टा कैसे करोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का वहाँ ये होगा अपने पास, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ये चीज़ होगी। अब आप यहाँ पे देखो, इसका उल्टा करो हाइड्रोजन के केस में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। बस सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ी तो क्या बना, CO2। अब देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकंड देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का देख लो, जैसे H2 है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो H2O प्लस O2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जैसे HI है, ठीक है, HI को अगर अपन रिवर्स प्रोसेस होती है वैसे H2 प्लस I2 हो जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो यहाँ भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, अगर कहीं पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे ये उठा सकते हो, जैसे ऑक्सीजन को अपन को रिमूव करना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करा सकते हो भाई, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 को मान लो मैंने गर्म कर दिया तो C प्लस O2 हो गया, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म करने पे होगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो O2 का रिमूवल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, अगर ये रिएक्शन पॉसिबल हुई तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि मान लो मैंने O3 को यहाँ पे कोई Cl है मान लो, ठीक है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करती है, यहाँ पे O2 प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बना देती है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुई है, अलग हुई है, तो यहाँ भी रिडक्शन होगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जैसे कि H2 प्लस O2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, H2O बनता है, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो यहाँ रिडक्शन होगा। और भी हाइड्रोजन जुड़ने के जैसे कि आप देख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो भी यहाँ क्या होगा, CH3 और CH3, एकदम प्योर एग्जाम्पल है ये रिडक्शन का, ये रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो आप इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास यहाँ पे चैप्टर ये फिनिश होता है, और अपन ने 1 शॉट के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर है वो फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन एसिड, बेस एंड सॉल्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।